बम बम बश, बम बम बश। जरा सोचिए, घुप अंधेरी रात है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, और अचानक ये मंत्रोच्चार रात के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजने लगता है। मध्य प्रदेश के जंगलों में बसे बेरमपुर गांव में ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये मौत की आहट है। एक ऐसी खौफनाक चेतावनी जिसने पिछले 400 सालों से यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत बिठा रखी है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जहां एक भयानक प्राचीन लोक कथा मॉडर्न साइंस की दुनिया से सीधे टकराती है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक 400 साल पुराना रहस्य दिल्ली की एक हाईटेक लैब और एक खौफनाक ताबूत से जुड़ जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या पुरानी किंवदंतियां वाकई सिर्फ कहानियां होती हैं या फिर उनके पीछे कोई ऐसा सच छपा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सेक्शन 1, निशिरमोलो की किंवदंती। आइए सबसे पहले इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है मदन नाम के एक गांव वाले से, जिसने एक शनिवार की रात अपने पिता की सख्त चेतावनियों को हल्के में लिया। घर से बाहर निकलने की वो गलती उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बेरमपुर में अगर आपको जिंदा रहना है तो कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं, खासकर अगर कोई रात में बाहर फंस जाए। पहला कदम, जैसे ही यह मंत्र सुनाई दे चौकन्ने हो जाएं। दूसरा, बिना एक पल गवाए तुरंत छिप जाएं। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें कभी भी आंख उठाकर न देखें। मदन ने पहले 2 नियम तो मान लिए। वो झाड़ियों में छिप गया, अपनी सांसें रोक लीं, लेकिन उस बरगद के पेड़ के पास वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और उसने छिपकर बाहर देख लिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। तो आखिर मदन ने ऐसा क्या देखा था? उसका सामना हुआ था निशिरमोलो से। लोक कथाओं की माने तो ये 4 बेहद खौफनाक लाल आंखों वाले आदमी हैं जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत रखकर रात के अंधेरे में निकलते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जो कोई भी इन लाल आंखों या इनके ताबूत को देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। जब मदन के पिता ने उसकी लाश ढूंढी तो मदन के चेहरे पर जो दहशत जम चुकी थी वो चीख चीख कर बता रही थी कि उसने मरने से पहले कुछ बहुत बहुत ही भयानक देखा था। गांव वालों के लिए ये कोई कहानी नहीं, एक कड़वी हकीकत है। सेक्शन 2, मृत्युंजय अमृत के सपने। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुरानी कहानी का आज की दुनिया से क्या लेना देना। चलिए जगह बदलते हैं, सीधे दिल्ली की एक मॉडर्न लेबोरेटरी में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मेघना से। मेघना लगातार कुछ भयानक सपने देख रही है जो उसे किसी अनजान गहरे खतरे की तरफ खींच रहे हैं। और यहीं पर आता है एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन। एक तरफ मेघना का वो सपना है जहां एक विशालकाय डरावना पक्षी उसका पीछा कर रहा है और वो भागते हुए एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचती है जहां से कोई अजीब सा हरा तरल पदार्थ टपक रहा है। दूसरी तरफ है उसकी रिसर्च पार्टनर इशिता। इशिता एक बेहद पुरानी प्राचीन किताब निकालती है। जब मेघना उस किताब के पन्ने पलटती है तो वो सन्न रह जाती है, क्योंकि किताब में हूबहू वही पेड़ बना हुआ था जो वो अपने सपनों में देख रही थी। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सुराग था कि मेघना का अवचेतन मन किसी सदियों पुरानी चीज से जुड़ चुका है। अब सवाल ये है कि वो हरा तरल पदार्थ आखिर है क्या? इशिता की उस किताब के मुताबिक इसे मृत्युंजय अमृत कहा जाता है, एक ऐसा पौराणिक जादुई लिक्विड जो केवल पूर्णिमा की रात को ही एक खास पेड़ से टपकता है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वक्त बिल्कुल नहीं है। उनके प्रोफेसर जयदेव ने मेघना और इशिता को एक एंटीडोट तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस सख्त डेडलाइन और मेघना के उन अजीब सपनों ने दोनों को मजबूर कर दिया कि वो इस रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकल पड़े। सेक्शन 3, बेरमपुर की यात्रा। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लॉजिक और साइंस की दुनिया को पीछे छोड़कर ये दोनों लड़कियां दिल्ली के सुरक्षित माहौल से सीधे मध्य प्रदेश के उस अनजान और रहस्यमयी गांव की तरफ निकल पड़ती हैं। वो एक मिथक का पीछा कर रही हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। सुबह 9 बजे मेघना शहर में आराम से लेट उठती है, बिल्कुल एक नॉर्मल दिन की तरह। फिर दोपहर में शुरू होती है 5 घंटे की बस यात्रा जो उन्हें शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर ले जाती है। और फिर फाइनली उनका बहरमपुर के मुख्य द्वार पर पहुंचना। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये ऐसा था मानो वो समय में पीछे किसी और ही दुनिया में जा रही हों। और जैसे ही वो गांव के गेट से अंदर दाखिल होती हैं, कुछ बहुत ही अजीब घटता है। एकदम से सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, मौसम में एक कंपा देने वाली ठंडक आ जाती है और एक भयंकर आंधी चलने लगती है। ये कोई आम मौसम का बदलना नहीं था,
गांव के लोग, यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी हैरान था, क्योंकि कुछ ही पल पहले वहां कड़कड़ाती धूप थी। ऐसा लग रहा था मानो गांव में किसी बाहरी के कदम रखते ही वहां की किसी अदृश्य शक्ति ने अपना रिएक्शन दिया हो। सेक्शन 4, राजमहल के रहस्य। इस अजीबोगरीब वेलकम के बाद इशिता और मेघना गांव के चौक पर मुखिया से मिलती हैं। वो बहाना बनाती हैं कि वो किसी कॉलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां आई हैं। मुखिया उन्हें अपने ही घर में ठहरा लेता है। वहीं उनकी मुलाकात मुखिया के बेटे अनुज से होती है, जो बातों बातों में उन्हें गांव के एक 400 साल पुराने राजमहल के बारे में बताता है। लेकिन उनके आते ही अपशगुनों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम नहीं लेता। अचानक मुखिया के घर के मंदिर का दीपक बुझ जाता है और बिल्कुल उसी वक्त गांव के मुख्य मंदिर का दीपक भी बुझ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुजारी बुरी तरह घबरा जाता है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। कोई काला साया गांव पर मंडरा रहा है। ये सारे संकेत चीख चीख कर कह रहे थे कि इन लड़कियों के आने से कुछ ऐसा जाग गया है जो सालों से सोया हुआ था। रात के ठीक 12 बजे अनुज छिपकर मेघना और इशिता को राजा सूरजभान के उस 400 साल पुराने महल में ले जाता है। और वहां पहुंचते ही मेघना अचानक रुक जाती है और कहती है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। जरा सोचिए इस बात को। दिल्ली की एक लड़की जो अपनी जिंदगी में पहली बार इस गांव में आई है, उसे एक 400 साल पुराना खंडहर ऐसा कैसे लग सकता है कि वो उसे जानती है? महल का जाम दरवाजा, वो खिड़की का रास्ता, सब कुछ मेघना की यादों से पूरी तरह मैच कर रहा था। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। सेक्शन 5, खौफनाक घटनाओं का संगम। अब हम आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, क्लाइमैक्स। ये वो पल है जहां कहानी के सारे अलग अलग तार एक ही समय पर आधी रात के उस डरावने सन्नाटे में एक साथ आपस में टकराते हैं। आधी रात को जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक तरफ मेघना, इशिता और अनुज महल के अंदर कदम रखते हैं। ठीक उसी सेकंड बरसों से खामोश पड़े निशिर मोलो जाग उठते हैं और उनका वो खौफनाक मंत्र बम बम बश हवा में गूंजने लगता है। इस आवाज को सुनते ही पूरा गांव दहशत में उठ बैठता है। मुखिया और पुजारी तक कांपने लगते हैं। और बिल्कुल उसी वक्त गांव की सरहद पर जंगल में ताश खेल रहे दो जुआरी संपत और कप्ता सीधे उन लाल आंखों वाले राक्षसों के सामने आ जाते हैं। ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। सरहद पर संपत और कप्ता के साथ जो हुआ वो भयानक था। वो दोनों अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम जाते हैं। तेज आंधी के बीच वो देखते हैं कि 4 लाल आंखों वाले आदमी एक भारी ताबूत उठाए उनकी ही तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या वहां से भाग पाते, निशिर मोलो ठीक उनके सामने आकर रुक जाते हैं। और फिर वो रहस्यमयी ताबूत धीरे धीरे एक अजीब सी आवाज के साथ खुलता है। इसके तुरंत बाद एक खून जमा देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। निशिर मोलो ने अपना शिकार कर लिया था। और उस चीख के ठीक उसी पल, चलिए वापस राजमहल के अंदर चलते हैं। मेघना, इशिता और अनुज वही हैं। अचानक उस सन्नाटे में उन्हें गलियारों में भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। किसी के भारी जूते जो सीधा उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। और फिर एक दरवाजा जो सालों से बुरी तरह जाम पड़ा था, एक बहुत तेज झटके के साथ उनके ठीक सामने खुल जाता है। उस दरवाजे के पीछे से कौन या क्या निकला, ये देखकर उन तीनों की सांसें अटक जाती हैं। और ये सब हमें ले आता है इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवालों पर। आखिर उस खौफनाक ताबूत के अंदर ऐसा क्या था जिसने उन जुआरियों की जान ले ली? उस मृत्युंजय अमृत का असली सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का उस 400 साल पुराने राजमहल और उन निशिर मोलों से क्या गहरा रिश्ता है? ये लोक कथाओं और साइंस का एक ऐसा जबरदस्त टकराव है जो सोचने पर मजबूर करता है कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से छिपा है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी अंधेरे में कहीं दबे हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषयों पर आगे भी बात करते रहेंगे।